हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने यह बताया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, और इसके बाद जो है मैंने ये भी बता दिया था कि केंद्रक की जो है वो खोज किसने की थी और कब हुई थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो कोशिका द्रव्य है उसकी खोज कब हुई थी। और आज का जो है वो वीडियो हम लोगों का बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग कोशिका के संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कोशिका के संरचना के बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, आज हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम यदि संरचना के आधार पे बताएं तो संरचना के आधार पे कोशिका, देखिए कोशिका की रचना के आधार पे कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। थोड़ा सा जैसे कि जो बोला गया दिख जाए एक बड़े अंतर के रूप में, तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में, कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन हम लोग इसके बारे जो ये दोनों कोशिकाओं का मैंने अभी नाम लिया, तो इसके बारे में जो है हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि अभी जो यदि मैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बता दूंगा तो फिर आप जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाओगे ठीक से, क्योंकि अभी आपको कोशिका के किसी भी अंग के बारे में पता नहीं है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। देखिए, मैंने एक छोटा सा जो है वो कोशिका का जो है यहाँ पे फिगर बनाने की भी कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं कोशिका के संरचना के ऊपर, और हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसको देखेंगे। देखिए, यदि अध्ययन के सुगमता की दृष्टि से यदि बात किया, मतलब कि अध्ययन को सरल बनाने की दृष्टि से यदि हम लोग बात करें, तो अध्ययन को सरल बनाने की दृष्टि से हम लोग कोशिका को तीन पार्ट में जो है वो विभाजित कर सकते हैं। पहला पार्ट जो होगा उसे कोशिका झिल्ली, जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड नंबर जो है हम इसको कोशिका द्रव्य के रूप में जो है वो विभाजित जो है वो कर सकते हैं, और तीसरा नंबर केंद्रक के रूप में इसे जो है हम विभाजित कर सकते हैं। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट अब देखेंगे कि आखिर कोशिका झिल्ली क्या है, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जो है वो कोशिका द्रव्य क्या है, और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि केंद्रक क्या है। तो यदि कोशिका झिल्ली की बात करें तो आज अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के बाद जो है वो जो यदि मैं आपका कोशिका द्रव्य स्टार्ट करूंगा, तो कोशिका द्रव्य में बहुत सारे अंग जो है वो पाए जाते हैं। एक दो अंग नहीं होते हैं, कोशिका द्रव्य में बहुत सारे अंग होते हैं जिन्हें कि कोशिकांग कहा जाता है, और उन सभी का जो है वो हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग जो है वो कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में, तो कोशिका द्रव्य में जो है बहुत छोटी छोटी जो है वो रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। तो कोशिकांग के बारे में भी हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जैसे आपका हो गया लाइसोसोम, राइबोसोम, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी के बारे में जो है गोल्जी उपकरण वगैरह, मतलब जो भी है इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके खोजकर्ता का, उनके कार्य का, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है वो विस्तार से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हम देखेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा कि कोशिका द्रव्य, थोड़ा सा यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य, देखिए ये आपका जो है, ये मैंने एक कोशिका बनाने की जो है वो कोशिश की है। तो ये देखिए एक कोशिका का रचना मैंने आपके सामने तैयार किया है। ये देखिए जो सबसे बाहरी रचना है ना, ये जो सबसे बाहर का आपको रचना दिख रहा है, इसे बोला जाता है कोशिका झिल्ली। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसका नाम है कोशिका झिल्ली। इसके बाद जो आप बीच में आइएगा तो ये जो है ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। बीच की जो रचनाएं होती है ये जो है ये कोशिका द्रव्य होती है, और कोशिका द्रव्य में
बहुत सारे देख रहे हैं आप, छोटी 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 देखिए यहाँ पे सब छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। और इसके बाद जब आप नेक्स्ट में आइएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक और छोटा सा जो है वो गोलाकार रचना है जिसको केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक में भी देख रहे हैं कि गोलाकार रचनाएं जो है वो पाई जाती है जिसे हम लोग नाम देते हैं केंद्रिका का। तो अभी हमको पढ़ना है इस सबसे बाहर वाले, जो यहाँ पे सबसे बाहरी आवरण आपको दिख रहा है, इस बाहरी आवरण के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले एक ऊपर मैंने जो है एक पॉइंट लिखा है। ये पॉइंट क्या कहता है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य जो ये दिख रहा है ना आपको, ये सारे का सारा क्या है, कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक, और देखिए ये केंद्रक है, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक इन दोनों को यदि मिला दिया जाए, इसको और इसको, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलेंगे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। यदि इन दोनों को एक साथ हम लोग ले लें तो इनको हम लोग कहेंगे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के। अभी मैं इस पे जो है वो कुछ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि अब बार बार जो है वो बनाना कोशिका का रचना जो है इतना आसान नहीं है, तो इसलिए मैं अभी लिख के नहीं दिखा रहा हूं। देखिए ये जो है ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट को मिला के हम लोग बोलेंगे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। देखिए इसका इंग्लिश नाम भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं अब आप आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हिंदी नाम ना देके इंग्लिश नाम भी दे देगा, फिर आप कंफ्यूजन में रह जाइएगा। तो कंफ्यूजन में रहने वाला काम नहीं करना है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं कोशिका झिल्ली की तरफ। कोशिका झिल्ली जिसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, ये सबसे जो है वो कोशिका की बाहरी रचना है। ये कोशिका की सबसे बाहरी रचना है। यदि परिभाषा की बात करें, यदि आप थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम देते हैं, जैसे कि आप बीपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं या एसआई वगैरह का भी एग्जाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कभी कभी जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ आपको रिटर्न करने के लिए आते हैं, जैसे कि मेंस एग्जाम वगैरह में हो गए, तो आपको जो है वो राइट करना होता है। तो कभी कभी जो है परिभाषा पूछी जा सकती है, ऐसे तो पूछती नहीं, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए मैंने लिखवा दिया है यहाँ पे परिभाषा कोशिका झिल्ली का, कि प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर, देखिए प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर का रचना यही है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। ये जो झिल्ली होती है वो बहुत पतली होती है, मुलायम होती है और लचीली होती है, और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको एकदम विस्तृत ढंग से जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। इसका देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो जीवित होती है और अर्धपारगम्य होती है। अर्ध का मतलब होता है आधा, और पारगम्य का मतलब है यानी कि ये किसी भी पदार्थ को, जो काम लायक पदार्थ है उसको कोशिका के अंदर आने देता है, अदरवाइज जो काम लायक नहीं है उसको बाहर भेज देता है। यह जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। देखिए चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पदार्थ का काम है, मतलब कोशिका में यदि किसी पदार्थ का काम है तो उसको फटाक से बुलाएगा, या बुड़बुक इधर कहा, इधर 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 तुम्हारा काम है। और जिसका काम नहीं है उसको तुरंत कान हिट के बोलता है, ए बाबू तुम बाहर जाओ, ठीक है, उसको ये बाहर निकाल देता है। यानी कि ये जो करता है ये एक, जैसे कि कैसे होता है, जैसे रखवाली जो होता है ना, रखवाली करना, जो गार्ड होता है, गार्ड क्या करता है कि जो इनपुट, जो पर्सन होते हैं जो मिलना चाहते हैं और जो काम लायक पर्सन है, उन्हीं को वो जो होता है वो बड़े बड़े लोगों से मिलने का जो है वो अनुमति देता है। अदरवाइज जो काम लायक पर्सन नहीं है, जिनको देखता है करे ससुराल कर तो वो का देना हो काम मिलेगा, उनका धक क्या करता है, भैया तो आप नहीं मिल सकते, चलो बाहर जाओ, वही काम करता है ये आपका कोशिका झिल्ली। जिसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसीलिए कहते हैं
क्योंकि ये कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देता है, सभी पदार्थों को ये आने नहीं देता है, इसलिए इसे बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ती है। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसमें यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ती है। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, चूंकि मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट, आपका कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है, एक एक शब्द मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपको कहीं भी एग्जाम वगैरह में दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पहले जो था, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी तो उस समय जो है वो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी हुआ करता था। तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, एक अच्छा से अच्छा यदि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी को भी ले लिया जाए तो वो किसी भी वस्तु को मात्र 2000 गुना बड़ा ही करके दिखला सकता था। मतलब कि जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी होता था उसके पास उतनी क्षमता नहीं थी, उसके पास जो बस इतनी ही क्षमता थी कि वो किसी भी वस्तु को मात्र 2000 गुना बड़ा करके ही दिखला सकता था। लेकिन 1931 ईस्वी में एमनॉल, वैज्ञानिक का नाम है एमनॉल, और ई रस्का नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। और इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की यह खासियत थी कि यह किसी भी चीज को 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखला सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है उससे किसी भी वस्तु को 1,80,000 गुना बड़ा देखा जा सकता है। तो वही चीज बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ती है। जब इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, किसको, कोशिका झिल्ली को, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह देखा गया कि यह तो एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ रही है। दोहरी मतलब क्या, ऐसे देखो दूगो, ऐसे दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ती है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब जो है ये कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। ये याद रखिएगा क्योंकि यहां से जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। याद रखिएगा कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी जो रचना होती है वो लिपिड और प्रोटीन की होती है, ठीक है। यानी कि कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें 2 परत प्रोटीन और बीच में 1 परत लिपिड क्या रहता है। देखिए ये वाला जो परतवा है इसमें इधर भी प्रोटीन है, ठीक है, और देखिए अंदर में इहो में प्रोटीने है, ठीक है। लेकिन जो बीच वाला पटवा है ना, देखिए ये पटवा में क्या है, लिपिड। समझ में आ रहा है, यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें 2 परत प्रोटीन और बीच में 1 परत जो होती है वो किस चीज की रहती है, लिपिड की रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको बताते हैं कि कोशिका झिल्ली का क्या कार्य होता है। तो देखिए कोशिका झिल्ली का कार्य मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। चूंकि देखिए ये सबसे जो है वो बाहरी जो है वो एक झिल्ली है, इसलिए यह कोशिका को एक निश्चित जो है वो आकार प्रदान करती है, ठीक है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। मान लीजिए कि पहले किसी भी तरह का यदि कोई भी, मान लीजिए कोई आप पे अटैक कर दिया, तो आपने एक गार्ड रखा है और आप पे कोई अटैक करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके साथ कौन लड़ेगा, आपका गार्ड। तो उसी तरह से बात है कि ये जो है यह यांत्रिक सहारा प्रदान करता है कोशिका को। जो कोशिका झिल्ली है यह जो है वो कोशिका को एक यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, और साथ ही साथ यह भिन्न भिन्न अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि यह जो है जो भी जरूरी पदार्थ है उसको जो है वो अपने अंदर ले लेता है, और जो जरूरी पदार्थ नहीं उसको बोलता है कि तुम निकल जाओ, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो उसी तरह से यह जो है वो भिन्न भिन्न अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। और जंतु कोशिकाओं में यह सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में भी जो है वो ये सहायक है।
यह रहा आपका कोशिका झिल्ली का कार्य। अब हम लोग बढ़ते हैं कोशिका की भित्ति की तरफ, और कोशिका भित्ति का जो है वो हम लोग देखते हैं कि कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कोशिका भित्ति का क्या कार्य है और वो कहाँ पाया जाता है। चलिए देखिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है। अब यदि परिभाषा की बात करें तो पादप कोशिकाएं, यानी कि पेड़ पौधे की कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। ठीक है। जो पादप कोशिकाएं होती है वो चारों ओर से, मतलब कोशिका के, ये मान लीजिए कि कोशिका है, कोशिका के ऊपर भी एक कड़ा आवरण है। समझ पा रहे हैं आप? कोशिका के ऊपर भी एक कड़ा आवरण है, यानी कि पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। इस आवरण को ही हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है। यानी कि एक चीज याद रखिएगा कि कोशिका, जो कोशिकाएं होती है, कोशिका के ऊपर भी एक तरह का दीवार है, लेकिन ये किसमें पाया जा रहा है? केवल पेड़ पौधों में। या जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक चीज याद रखिए, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वो कोशिका का स्टार्टिंग होता है कोशिका झिल्ली से। समझ पा रहे हैं? तो पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटी और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। इस आवरण को ही हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अब देखिए इसका जो है मेन पॉइंट क्या है। कुछ मेन पॉइंट है इसमें। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ये यदि कोई पूछेगा कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पारगम्य होती है। यह अर्ध पारगम्य नहीं होती, पारगम्य होती है। कोई आवे कोई जाए, इससे कोई उसमें मतलब नहीं है। यह जो है वो पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव भी होती है, यानी कि कोशिका भित्ति चूंकि सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज जो होता है एक जटिल पदार्थ है जो कि कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, जो दृढ़ता प्रदान करता है कोशिकाओं को। इसलिए जो है वो कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव हो जाती है। किसके कारण? सेल्यूलोज के कारण, क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो जटिल पदार्थ है। बात करें इसके कार्य के ऊपर, तो देखिए इसके निम्नलिखित कार्य हैं। यह कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करता है। ए बबुआ देखिए, जैसे कि ये आपका हो गया कोशिका। अब एकरा में जैसे ऊपर वाला जो है, जो जैसन पार्ट रहेगा वो इसने ना नीचू वाला पटवा होगा। वो कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए कि कोशिका है, कोशिका के ऊपर जो है, ठीक है, एक और लेयर चढ़ा दिए, तो यानी कि ये क्या किया कि कोशिका को जो है वो एक निश्चित रूप प्रदान कर दिया। जैसन ये है, बस कोशिका का भी जो है वो रूप जस्ट यही तरह का हो जाएगा। इसके बाद यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, कोशिका में कोई चीज आवे से पहले केकरा से लड़ेगा? सब कोशिका भित्ति से लड़ देगा। ठीक है। यानी कि कोशिका को क्या कर दिया? एक सुरक्षा का जो है वो काम कर दिया। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। क्योंकि हम बताए थे कि देखिए कोशिका के बाहर जो है ना, कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति है, लेकिन कोशिका का सारा जो है वो पार्ट तो अंदर है। कोशिका झिल्ली, इसके बाद जो है वो कोशिका द्रव, और इसके बाद केंद्रकी तो अंदर है, लेकिन ये जो है वो कोशिका भित्ति बाहर है। यानी यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है और यह कोशिका को सूखने से बचाता है। क्योंकि देखिए कड़ा आवरण है, कड़ा आवरण में हवा हुआ जो है वो उतना जो है वो प्रवेश नहीं करेगा, तो इसलिए क्या कर रहा है? यह कोशिका को सूखने से बचाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अब हम लोग हैं विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों के बारे में जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं कोशिका द्रव्य की तरफ। जैसे कि हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं और कोशिका भित्ति के बारे में अब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका द्रव्य के बारे में, यानी कि जो ये देख रहे हैं ये बीच वाला जो पार्ट है, जो कि एक तरल चिपचिपा पार्ट है, इस पार्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य। तो देखिए कोशिका द्रव्य क्या है। यह कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में होता है। यह कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति देखिए जो कि यहाँ पे नहीं बताया मैंने, जो कि जंतु जो है वो जंतु कोशिका है, तो इसमें जो है कोशिका झिल्ली है, तो यह कोशिका भित्ति जो इसके एक और आगे जो आवरण रहता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी कि कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच की जो है, केंद्रक के बीच होता है। ठीक है।
कोशिका द्रव्य। इसके बाद इसमें अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन हो गए, जैसे कि आपका हो गया कार्बनिक पदार्थ में आपके प्रोटीन आ गए, वसा आ गए, ये सब जो है वो कार्बनिक पदार्थ है। तथा जैसे अकार्बनिक पदार्थ बोल दिया तो अकार्बनिक पदार्थ में आपके आ गए खनिज, जल और लवण, ये सब जो है वो अकार्बनिक पदार्थ में आ गए। ठीक है, इसके बाद जो है तो इसमें अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ भी जो है वो होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हो गए यह बहुत गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा होता है। यह गाढ़ा होता है, ये जो द्रव्य होता है यह गाढ़ा होता है, पारभासी होता है तथा चिपचिपा होता है। इनमें अनेक रचनाएं उपस्थित रहती है जिनके कार्य अलग अलग होते हैं। देखिए इनमें बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं गोल्जी उपकरण, इसके बाद चिकनी अंतर जो है ये प्रद्रव्य जालिका है। ठीक, इसके बाद आप देख रहे हैं सेंट्रोसोम, कोशिका द्रव्य के बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, लाइसोसोम। तो ये सब सारी के सारे क्या हैं, इसमें जो है वो कोशिका जो है वो रचनाएं पाई जा रही हैं। तो वही है कि इनमें अनेक रचनाएं उपस्थित रहती है जिनके कार्य अलग अलग होते हैं। इन रचनाओं को ही कहा जाता है कोशिकांग, यानी कि ये जो अलग अलग रचनाएं हैं इन सभी रचनाओं को कहा जाता है कोशिकांग। ठीक है, अब देखिए, अब बढ़ते आगे की तरफ। अब जो है ये अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए यहाँ पे अब हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, कोशिका द्रव्य के बारे में। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जो कोशिका द्रव्य के अंदर जो ये कोशिकांग है। ठीक है, जैसे कि रिक्तिका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, गोल्जी उपकरण हो गया, ये सब सारे के बारे में अब हम लोग जो है वो एक एक करके जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका की तरफ। देखिए ये जो है ना, ये जो आपको रचना दिख रहा है, इसी रचना को कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो देखिए यह अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार एवं अनियमित नालिकाओं का घना जाल होता है। ठीक है, तो यह अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, शाखित यानी कि जो है ये पार्ट में जो है वो जो है वो बिखरा हुआ होता है, और झिल्लीदार, ये जो होता है वो झिल्ली के रूप में होता है, और अनियमित नालिकाएं होती है इसमें। ठीक है, अनियमित नालिका होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा उतना ठीक से, लेकिन इसमें जो है वो अनियमित नालिकाएं होती है, नालिकाओं का घना जाल होता है। ठीक है, जिसे बोला जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका किसकी बनी होती है, तो यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह दो प्रकार की होती है, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, जिससे बोलते हैं SER। SER क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका को बोलते हैं केवल ER। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे जो है SER जो है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का, यानी कि SER का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका देख रहे हैं ये दो पार्ट में है, जो कि देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए इस पे रुखड़ा वाला जो है वो पार्ट नहीं है, ये चिकना पार्ट है। तो ये है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इधर वाला का पार्ट में देख रहे हैं कि जो है वो छोटे छोटे जो है ये इस पे जो है देखिए धीरे धीरे लग रहा है कि छोटा छोटा जो है कण है इस पे, इसे बोलते हैं खुदरी अंतःद्रव्य जालिका। तो देखिए चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है इसे बोलते हैं SER। इस जालिका की झिल्ली जो होती है वो चिकनी होती है। इस जालिका की झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है? तो इस जालिका की जो झिल्ली होती है वो चिकनी होती है। तथा यदि बात करें खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की, जिसे बोलते हैं RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसकी जो जालिका होती है वो जो होती है उसकी जालिका के जो बाहरी जो उसकी जो झिल्ली होती है, जो बाहरी झिल्ली होती है, इस झिल्ली पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं
जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, यानी कि जो है रुखरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली पर छोटे छोटे जो है वो दाने के आकार के जो है वो कण पाए जाते हैं, जिसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। और खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का क्या काम है कि ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है वो उत्तरदायी होते हैं, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में ये जो होते हैं वो सहायक होते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। चलिए तो आगे देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। देखिए, राइबोसोम की खोज पायलट ने की थी 1955 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि जो राइबोसोम की खोज हुई थी इसकी खोज पायलट ने की थी 1955 ईस्वी में। इसके बाद इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। यदि आप सोचिए कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से हम राइबोसोम को देख लेते, तो संभव नहीं है, इसे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। कुछ राइबोसोम गुच्छे में मिलते हैं, कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो तो कुछ तो देखते हैं कि आपका जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थे, जो मैंने अभी तुरंत पढ़ाया था, उसके जो है वो बाहरी झिल्ली पर पाए जाते थे, लेकिन वो गुच्छे के रूप में नहीं पाए जाते थे। हाँ, हो सकता है वहां पे भी गुच्छे के रूप में पाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो होती है ये राइबोसोम, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे जो है वो गुच्छे के रूप में राइबोसोम मिल रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए राइबोसोम गुच्छे के रूप में, यहाँ पे भी राइबोसोम जो है वो गुच्छे के रूप में है। तो कुछ राइबोसोम गुच्छे में मिलते हैं जिन्हें पॉलीराइबोसोम, यदि जो गुच्छे में मिलते हैं उन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। वैसे राइबोसोम जो गुच्छे में मिलते हैं उन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। जो राइबोसोम होती है, इनकी रचना जो होती है वो प्रोटीन और आरएनए के द्वारा होती है, और यह प्रोटीन संश्लेषण में जो है वो भाग लेती है। अब बात करते हैं गोल्जी उपकरण की। देखिए, जैसे गोल्जी उपकरण यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो गोल्जी उपकरण की जो खोज किसने की थी? तो गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में, ठीक है, कैमिलो गोल्जी, चूंकि इसके निर्माण जो इसके खोजकर्ता हैं वो कैमिलो गोल्जी हैं, इसलिए इस उपकरण को गोल्जी उपकरण कहा जाता है। और इसकी खोज जो हुई थी वो 1898 ईस्वी में हुई थी। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रहती है। जो पादप कोशिकाएं होती है, पेड़ पौधों कोशिकाएं, उसमें ये जो रचना होती है वो मुड़ी हुई छड़ के समान होती है, जिन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में क्या करता है मदद? कौन? गोल्जी उपकरण। और यह कोशिका प्लेट बनाने में, जब कोशिका विभाजन होती है तो उसमें कोशिका प्लेट बनती है, तो यह कोशिका प्लेट बनाने में भी जो होती है वो क्या करती है? सहायता करता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। कुछ कोशिकांग हमारे बच गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी बचा हुआ है, लाइसोसोम बचा हुआ है, और इसके बाद केंद्रक के बारे में भी हम लोग जो है विस्तृत जानकारी लेंगे। लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज जो है इस वीडियो को यहीं पे रोका जा रहा है, यानी कि आज का क्लास हम लोग यहीं पे जो है वो समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में जो है हम लोग विस्तृत रूप से जो है वो सारे के सारे कोशिकांगों के बारे में देखेंगे। हाँ, एक चीज जरूर है कि यदि आप ये सारे टॉपिक को यदि पढ़ लेते हैं 1 बाय 1 करके, तो आपका 1 डे एग्जाम तो छूटेगा नहीं, उसमें एक भी जो है आपका क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं यदि कोशिका से रिलेटेड आएगा तो। और साथ ही साथ यदि आप कोई मतलब बड़े लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम में भी जो है ये जो मैंने अभी पॉइंट लिखवाया है, ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो इन सभी पॉइंट को आप जरूर देखें। और साथ ही साथ जो है, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चूंकि चैनल सब्सक्राइब करने से होगा यही कि जब भी मैं वीडियो वगैरह अपलोड करूंगा, बेल नोटिफिकेशन को भी आप जरूर जो है वो ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं आगे वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ मेरा टारगेट ये है कि मैं सारा का सारा जितने भी बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री है, यानी कि साइंस जो है, इसके लिए मैं एक अलग से जो है वो प्रॉपर वीडियो जो है वो आप लोगों को अवेलेबल कराऊं, जो कि यूट्यूब में अभी तक नहीं है।
जिसमें कि आपके फिजिक्स भी हैं, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो है आपको एक ही जो है चैनल पे ये सारे वीडियो अवेलेबल करा दिया जाए। तो उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।